हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स बेसिक के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 के पार्ट बी के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक 7 क्वेश्चन है। इनको आज हल करेंगे। अब देखिए, सीबीएसई के सैंपल पेपर है ये। इसको हम पिछली वीडियो से हल करते आ रहे हैं। तो पहली वाली वीडियो के पार्ट ए में हमने 16 क्वेश्चन हल करे थे। पार्ट ए की सेकंड पार्ट को, ये सेकंड पार्ट जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे, ये वाले केस स्टडी वे दूसरी वीडियो में हल करे थे। ये भी 16 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन तो इसमें हो गए थे। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तीसरी वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हल करे थे। ये हमने 12 नंबर के हैं। इस जो अब ये इसकी फोर्थ पेपर की जो सैंपल पेपर की फोर्थ वीडियो है, इसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन हल करेंगे। तो उसे ये जो वीडियो है हमने आपकी सुविधा के लिए बनाई है कि जिससे आप किसी भी समय इन्हें देख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करें। प्री बोर्ड में या जो मिड टर्म भी होंगे उनमें, और बोर्ड वाले आने वाले बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप इनकी देखकर प्रैक्टिस करें, इसी टाइप के क्वेश्चन की बुक से हेल्प लें और उन्हें सोल्व करने का अभ्यास करें। पूरी तरह से प्रैक्टिस करें, जिसे आप यूट्यूब पर मुकेश कुमार ठाकुर के नाम से जाकर सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप सर्च करके इन्हें वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, ये अपने उस पर आते हैं पार्ट बी के। ये क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक के हैं ये। तो इस तरह से ये 21 मार्क्स के हैं। अब अपने आप क्वेश्चन पर आते हैं हम इसमें 27 पर। तो 27 पर करने पे देखिए, ये करना सिद्ध करिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और इसमें अपरिमेय की आप जो है पिछली क्लास से पढ़ते जाए हैं। तो इसे हल करने देखिए कैसे हल करते हैं। इसमें हल करने के लिए हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। कई बार हम उसका उल्टा हल करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, तो ये मानते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये माना कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या कैसी होती है, जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रूप में लिख सकते हैं। तो इसे a/b के रूप में मान लो हम लिख लिया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखेंगे ये माना ये संख्या परिमेय संख्या है। दूसरा, जब परिमेय तो a/b के रूप में लिखेंगे। और ये a और b के बारे में जरूर लिखते हैं। a और b सहभाज्य है, को प्राइम है। इसका मतलब इनका कोई भी कॉमन नहीं है। इनमें a और b का HCF 1 है। ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां तक लिख लिया। अब इसमें देखिए, ये प्रोसीजर हर क्वेश्चन में जो संख्या बदल के आती है हर बार, कभी वर्गमूल 3 आता, कभी वर्गमूल 5 आता, वर्गमूल 7, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो संख्या बदल देनी, इसी तरह लिखना होता है सब में बस। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3b² हो जाएगा, a² b² हो जाएगा, तिरछी गुना कर देंगे तो 3b² = a² हो जाएगा। अब देखिए, ये 3 जो है इसके एक बटे में आ जाएगा a²/3। तो हम कह सकते हैं कि a² 3 को a² को 3 से हम भाग कर सकते हैं, यानी 3 a² को विभाजित करता है। अब जब स्क्वायर को विभाजित करता 3, तो a को भी विभाजित करेगा। ये परिमेय। तो एक तो ये लाइन रखनी है कि 3 जो है a को विभाजित करता है। अब इसमें जहां ये a वाली संख्या है, इसमें अगर यह 3 दिया तो हम 3c रखते हैं, 5 दिया तो 5c रखते, जो भी सिद्ध करने को होते हैं। तो इसमें 3 दिया तो a = 3c रखेंगे। तो यहां वर्ग करेंगे 3c का वर्ग। ये ऐसे कैसे 3b², 3c का वर्ग होगा 9c²। 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ b² = 3c² आएगा। इस 3 को इसके नीचे ले जाएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। तो b² को हम 3 से भाग कर सकते हैं। इसका मतलब यही तो है b²/3 का। तो 3 से b² को भाग कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। फिर बिना b² को विभाजित कर सकते हैं, यानी 3b को भी विभाजित करता है, 3a को विभाजित कर रहा है इसका मतलब। और यहाँ क्या कह रहे हैं, इसकी HCF 1 होने, कुछ नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम इस बात को लिखेंगे, जब भी तो क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई अलग अलग स्टेप के मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में लिखने। तो स्टेप लिखने जरूरी होते हैं। तो एक और देश से a और b का एक कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। और जो हमारी कल्पना के विपरीत है, हमने नहीं माना था ना, हमें तो है कि कोई भी उसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे थे कि वो दोनों सहभाज्य है, बस कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो इसलिए जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या, परिमेय तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय होगा। तो अतः वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। इसमें देखिए 28 पर एक सर्कल की फिगर बनी हुई है और इसमें लिखा है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है,
बाह्य से दो स्पर्श रेखाएं हैं ये, और एक एंगल जो सिद्ध करना है, ये एंगल का सिद्ध करना। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं जहां हल किया हमने इसे। देखिए ये सर्कल है, सेंटर ओ है, और ये दो स्पर्श रेखा है। तो हमें इसमें देखते ध्यान है कि बाह्य बिंदु से इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखा लिख लेंगे तुरंत TP इक्वल टू TQ, और लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये लिख देंगे इसमें। अब जब इसका यूज करेंगे, दूसरा देखो ये एंगल पूछा इसमें TPQ, अब इसे एंगल देखेंगे, ये एंगल है, ये इस तरह से ये एंगल है बाह्य एंगल ये, और दूसरा OPQ ये अंदर वाला एंगल है। बाहर वाला एंगल अंदर वाले इस एंगल के डबल के इक्वल है। तो देखिए एक चीज तो हमें इसमें क्लियर हो गया कि पहले दोनों एंगल को हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस बड़े वाले एंगल में से इसे देखो, यहां से O से जो PT तक एंगल है, अगर इससे QPT से घटा दें तो ये वाला आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसे हम देखते हैं, यहां देख इसे बड़े वाले को देखते हैं हमें कि जो भी स्पर्श रेखा होती है ये परपेंडिकुलर होती है 90, तो ये एंगल 90, तो ये तो आपको सीखे हो गए, OPT 90 डिग्री होगा बड़े वाला एंगल ये। अब ये ट्राइंगल वाला जो एंगल इसे घटा दो इसमें, तो ये आ जाएगा। तो देखो ये इतना ट्राइंगल बचता है, ये इतना। अभी यहां कह रहे हैं कि दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, TP और TQ, ये स्पर्श रेखा दोनों बराबर, ये और ये, तो ये इनके एंगल अपोजिट भी इक्वल होंगे, P और Q के ये वाले पार्ट। इसे हम मान लो थीटा मान ले, ये एंगल है थीटा, तो ये तीनों का योग होगा, ये 180 होता तीनों का, इसका इन तीनों का योग 180 होगा। तो इसे थीटा है, तो इसे थीटा कम करके इन दोनों के योग के बराबर आएगा। तो ये दोनों जो एंगल P और Q का हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये इसे और इसका योग दोनों बराबर हैं। तो एक का मान इसका P का निकालना है, इसका QPT का, तो इसे 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करने से इतना आएगा 1/2, 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये एक एंगल होगा ये। अब ये हम कह रहे हैं कि ये निकालना हमें, तो पूरा यहां से यहां तक तो 90 है ये, और ये 90 माइनस थीटा, इसे घटा देंगे, इसमें घटाने से इसका थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं जो हमने माना था, ये इधर वाला थीटा और ये अंदर का थीटा बाई 2 है, तो बाहर वाला इसके ट्वाइस के इक्वल है, डबल के इक्वल है, ये इसमें हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब 29 पर आते हैं ये। तो देखो ये लिखा हुआ है, मीना बैंक से 2000 रुपए निकालने गई, उसने कैशियर से 50 रुपए 100 रुपए नोट देने के लिए क्या ज्ञात किए 50 रुपए 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो देखो इसमें अलग अलग संख्या, एक 50 रुपए के नोट हैं, दूसरे 100 रुपए के। तो आपको क्वेश्चन को पहचाना, समीकरण वाले क्वेश्चन बनेंगे इसमें। 50, तो हम मानेंगे 50 रुपए के नोट मान लो x है और 100 के y है, तो ये 50x हो के और ये 100y, और दोनों कुल मिला के कितने 2000 रुपए। तो पहली समीकरण होगी 50x जमा 100y बराबर 2000। और कुल कितने नोट थे 50 और 100 के, वो 25 है ये। दूसरे समय x जमा y बराबर 25, ये दो समीकरण आ गया। अब इन दोनों को किसी भी तरह से हल कर सकते हैं, जो भी मेथड दिए हैं। तो इसमें यहाँ जो है x को गुणांक बराबर करेंगे, तो इसमें ऊपर 50 है तो इसमें 50 से गुना कर देंगे, 50x जमा 50y, और 25 की 50 में गुना करेंगे 1250, ये कैंसिल हो जाएंगे। y का मान इस तरह से 15 आ जाएगा। ये y का मान इसमें दूसरी में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, x का मान इस तरह से 10 आ जाएगा। तो 10, अभी आंसर नहीं छोड़ देंगे। देखिए x क्या थे, 50 रुपए के नोट को हमने x माना था, तो यहाँ लिखेंगे जरूर, क्योंकि जब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे जब पूरा लिखोगे। तो 50 रुपए के नोट 10 हो गए, 100 रुपए के नोट 15 हो गए। इसकी जांच भी कर सकते हैं, 50 को 10 से गुना कर दो, क्योंकि 50 से 10 नोट है, और 100 के 15 नोट है, तो ये 1500 हो गए, 500 हो गए, 2000 के नोट हो गए। तो ये बात आपको ध्यान से करनी है, क्योंकि आंसर अगर तुम यहीं छोड़ दोगे इसमें, तो उसके आंसर नहीं आएगा आसानी से। और ये जो इसमें ये बात भी जरूरी रखनी है कि मैंने पहले बताया था कि रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को केयरफुली करना है और करेक्ट कैलकुलेशन करना, जब ये आंसर सही मिले, जब ये मार्क्स आपको सही मिलेंगे। अब देखिए 30 वाले मार्क्स क्वेश्चन पर आते हैं। प्रायिकता क्वेश्चन है, इसमें और दिया हुआ है, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पे 1 से 90 संख्या लिखी हुई है, अंकित है। एक डिस्क निकाली, याद अच्छा निकाले, एट रैंडम बिना देखे, इसकी प्रायिकता ज्ञात की। तो ये 3 आंसर बताने, और दिया हुआ ये भी क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन दोनों को पढ़ें, जो भी आसान लगे उस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए आप अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये इसका प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि अनुकूल संभावना
फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल नंबर्स, कुल संभावना। फेवरेबल कहते हैं जो निकालना होता है, और टोटल जो इसमें टोटल दिए होते हैं, टोटल मटेरियल, जिसमें से 1 से 90 तक की संख्या है, तो ये इसकी टोटल संभावना होगी। अब इसमें यहाँ ध्यान से देखना होता है कि 1 से लिखा हुआ है या छोड़ के लिखा होता है, 90 में से कम करते हैं, लेकिन यहाँ 1 से 90 तक की संख्या है, तो कुल संख्या होगी 90 तुम्हारे पास में। अब फर्स्ट है कि 2 अंकों की संख्या है। देखो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरुआत होती है। जब गिनती करी, काउंटिंग करी होंगी, तो काउंटिंग में क्या होता है, 10 से 90 तक कितनी संख्या होती है, 81। तो फेवरेबल या अनुकूल संभावना होगी 81, क्योंकि इसमें 10 भी शामिल है। कभी 10 से 90 तक 80 लिख दो, ऐसा नहीं है, इसमें 10 भी शामिल है, इसलिए 81, 10 भी शामिल होकर 81 हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 81/90। इसे हल करेंगे 9/10 आ जाएगा। दूसरे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का किसे होता है, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह करते हैं। तो ये आपने खूब किए हैं। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 6 का, 7, 8, 9, 81। तो 81 तक संख्या आएंगे 1 से 90 तक। तो ये 9 संख्या होगी, तो इसकी प्रायिकता 9/90 हो गया, 1/10। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है 5 से विभाज्य, यानी 5 से डिविजल। तो 5 वाला टेबल में जितने भी नंबर है 1 से लेकर 90 तक ये संख्या होंगी। तो ये 5 की सारी संख्या लिखी हुई, यानी गिन लो, या 18 संख्या आएंगी, 5 से डिवाइड होंगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 18/90, 1/5। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका और वाला देख लो, 52 पत्तों की फैटी की गड्डी में से एक पत्ता निकाल जाता है, एक पत्ता निकाल जाता है, तो कुल देखो, कुल वाले तो 52 हो गए। अब लाल रंग का बादशाह रेड कलर का है, तो रेड कलर के 2 होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं, तो बादशाह 2 होते हैं ना, तो 2/52, 1/26 हो गया। सेकंड में एक हुक्म, यानी स्पेड जो है वो 13 होते हैं, तो 13 फेवरेबल केस हो गए, टोटल 52 हो गए, तो 13/52, 1/4 ही हो गया। तीसरी ईंट की बेगम। अब देखिए 4 बेगम होती है, तो ईंट वाली बेगम में जो क्वीन ऑफ डायमंड्स 1 होती है, तो 1/52 होगा। तो इसमें जोन सा भी क्वेश्चन आपको इजी लगे, आपको उसे जो है उसी क्वेश्चन को जो आप इसे कर सकते हैं इसमें। तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। अब 31 पर चलेंगे। इसमें 31 में देखिए ये है इसमें सर्कल का, सॉरी वॉल्यूम सर पे, इसमें जो स्फीयर वाला क्वेश्चन है, ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को, स्फीयर है ये, पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये चीज, ये क्वेश्चन है, ये अलग अलग स्फीयर है, 3 छोटे छोटे। पहले की रेडियस R1 है, दूसरे की R2 और तीसरे की R3। इन्हें पिघलाकर एक बड़ा बना दिया तो उसकी बड़ी त्रिज्या हो जाएगी। रेडियस सबकी अलग अलग होगी, लेकिन ये इसमें क्या बता, क्वेश्चन बताया कि छोटे को जो जितना इनका वॉल्यूम था छोटे वालों का, इतने बड़े का आयतन, वॉल्यूम, यानी इनका आयतन तीनों का मिलाकर इस बड़े का आयतन बराबर है। त्रिज्या तीनों की अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले में इसका फॉर्मूला लिखेंगे। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। R सब में अलग अलग लिखेंगे, बड़े में कैपिटल R लिखेंगे, छोटे में R1, R2 और R3, ये अलग अलग से लिख लेंगे। R1 6 दिया हुआ, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न में दिया हुआ कि बड़े गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्फीयर इक्वल टू 3 छोटे गोले के आयतनों का योग, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ऑफ स्फीयर। तो सम का मतलब प्लस करेंगे इनके बीच में, 4/3 πr1³, फिर प्लस 4/3 πr2³ प्लस 4/3 πr3³। तो ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजन है, पहले में R1 लिखना, दूसरे में R2 और तीसरे में R3। 4/3 कॉमन ले लेंगे तो ये इस तरह बच जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4/3 पाई से। अब R³ बराबर R1³ प्लस R2³ प्लस R3³। ऊपर देखो 3 देखना, कभी वहां भी 1 2 3 कर दो, और यहाँ नीचे 1 2 3। इनका मान रख देंगे, इसका 6 है, 8 है, 10 है। क्यूब का मतलब 6 का क्यूब का मतलब 6 में गुना करो, फिर जो उत्तर आए उसमें 6 से गुना करो। 3 बार 6 की गुना करनी है, 216 आ जाएगा। इसी तरह 8 3 बार गुना करें 500 बार है, 10 से 3 बार करें 1000, जोड़ लीजिए 1728। अब यह R³ का मान, R³ का मान कैसे निकालते हैं, इसका घनमूल जैसे 8वीं क्लास में निकालते थे क्लास में, ये 3 बार संख्या भाग करने से आते उसे 1 बार लेते हैं। तो ऐसी 2 ये आ जाएगी, 2 दूनी 4 या 12, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जो आपका समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह के स्फीयर वाले क्वेश्चन है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि sin a - cos a + 1 / sin a + cos a - 1 = 1 / sec a
और tan है। अब देखिए तुरंत ध्यान आया कि sec और tan कैसे बदलते हैं, साइन को इसको sec और tan में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे से ये क्वेश्चन जब दिया हुआ है आपको तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई साइन को जब कोस से डिवाइड कर दो tan आ जाएगा और 1/cos sec होता है। तो इसी के हमने ये क्वेश्चन लिखा, तो ऊपर वाले नंबर को भी और इसको भी, इन दोनों को कोस से डिवाइड करते हैं। पूरे इस सब के नीचे कोस रख दिया, इसमें भी कोस कर दे। क्यों करा? क्योंकि tan और sec में बदलने के लिए। तो साइन अपॉन कोस tan हो गया, ये 1 आ गया, 1/cos sec हो गया, ऐसे ये लिख दिया। ये tan है, ये 1 और ये sec है। तो ये tan साइन कोस को tan और sec में हमने बदल लिया। अब देखिए एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, sec स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर। हमें 1 का मान होता है, कई क्वेश्चन है इस तरह के, सभी में रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता बोर्ड में, तो अच्छी तरह की प्रैक्टिस करें। 2-3 क्वेश्चन और दिए बुक में, उनकी प्रैक्टिस करें। इसे 1 का मान रखेंगे, sec स्क्वायर मान ये, इसे इधर ले जाएंगे 1 बराबर, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब 1 देखो ऊपर भी है, इसमें नीचे भी है, दोनों में रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं मान, नीचे भी रख सकते हैं। तो लेकिन नीचे वाला रखने से इजी होगा, और इसी तरह से sec आंसर और sec में और tan में आंसर हो जाए। देखिए कैसे रखते हैं। इस वाले नंबर को हम आगे लिखा है यहाँ पर, इसमें 1 का मान, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, ये 1 की नीचे वाले की रख दिया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तरह के, एक बार इसको, बाकी एज इट इज है सब कुछ, एक ऐसे लिखना है, sec a प्लस tan है, एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिख देंगे। अब आंसर में देखिए 1/sec a माइनस tan, यानी हमें sec a माइनस tan बाहर लेना है, जब भी तो आंसर आएगा। तो यहाँ लिखा है कि इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इस पूरे में से, नीचे वाले पार्ट में, हर में से। तो यहाँ लिखा tan a माइनस sec a, तो उल्टा है, हमें क्या चाहिए, sec a माइनस tan है, तो यहाँ तो -1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, -1, और ये हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये प्लस वाला नंबर बचेगा। अब देखो इसमें से इतनी संख्या ऊपर है, इतनी नीचे, लेकिन आगे पीछे लिखे, जैसे -1 है तो ऊपर ही -1 है, प्लस sec साइन उसके पहले वाला होता है, यहाँ भी प्लस sec है, ये tan है, तो ये पूरा का पूरा ऊपर से कैंसिल होगा यहाँ से। तो ये क्या बचा, ऊपर तो 1 है, 1/sec a माइनस tan है, ये हमें राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 भी होगा। तो इजी वाला क्वेश्चन था, आप इसे जो कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 पर चलते हैं। तो देखिए 33 में भी आपको और लिखा मिलेगा, ये और लिखा मिलेगा। मोटर बोट का क्वेश्चन है। मोटर बोट शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है। यदि इस धारा की दिशा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में धारा दिशा में तुलना में 1 घंटा अधिक लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो या तो ये क्वेश्चन करना है आपको, और या जो है इसका नीचे वाले पार्ट वाला करना है। तो पहले दोनों क्वेश्चन को पढ़ लें, जो अच्छा लगे उसे करें। तो एक एक दोनों को करेंगे यहाँ पर। तो मान लो इसमें धारा की चाल पूछी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, और दिया हुआ उसे जरूर ध्यान रखें, वाटर की बोट दी हुई 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूर दी है 24 किलोमीटर। अब देखिए इसमें 2 केस हैं कि विपरीत जाने में, धारा की दिशा विपरीत जाने में और धारा की दिशा जाने में 1 घंटे का अंतर है, यानी विपरीत जाने में 1 घंटा अधिक लगता है समय। तो पहले समय का ये फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो हम दोनों में समय निकालेंगे, पहले दूरी निकालेंगे, ये दोनों की चाल, दोनों तरह से चाल निकालेंगे। तो देखिए धारा की दिशा के विपरीत, अप स्ट्रीम बोलते हैं इसे, मोटर बोट की चाल होगी 18 माइनस x। जब विपरीत चलती है दोनों की चाल घटती है, ज्यादा में से घटती है, तो ये धारा की चाल कम हो जाती है विपरीत जाने में, तो 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ये अप स्ट्रीम होगी विपरीत। और धारा की दिशा में इसकी चाल, मोटर बोट की चाल हो गई, ये प्लस हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाती हैं धारा के साथ में, 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाने में समय निकालना, ये थी चाल निकाल दी दोनों, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं हम ना, दूरी और चाल चाहिए हमें समय निकालने। तो दूरी है 24 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में जो विपरीत में स्पीड है 18 माइनस x। ऐसी उसकी दूसरे वाले में एक दिशा में जाने पर समय जो है वो t2, पहले अब t1 था, ये t2, दूरी तो 24 किलोमीटर हो गई, इसमें 18 + x ऊपर जो लिखा हुआ। अब देखो ये दोनों का अंतर 1 है, यानी विपरीत जाने का तो ये अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत वाला और धारा के अनुकूल जानों का समय का अंतर 1 है। तो दोनों निकाल लेंगे, इसमें ये मान रख देंगे, 24 बाहर ले देंगे, 1/18 माइनस x और 1/18 + x = 1। इन दोनों अलग अलग संख्या तो एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, x 2x हो जाएंगे, 24 की इसकी गुना करेंगे, इस तरह से ये करने से एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर 324 के करेंगे तो 54 और 6 आ जाएंगे। इस 48x की जगह 54x माइनस 6x को प्लस का रखना, कॉमन ले देंगे तो x प्लस 54 और x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 54 को 0 करेंगे तो इसमें देखिए x बराबर माइनस 54 आएंगे, और 54 जो स्पीड कोई भी माइनस नहीं होती तो ये तो होगा नहीं। x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, तो इसलिए जो इस धारा की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, या स्पीड ऑफ करंट 6 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करें, और ये जैसे चैप्टर में भी देखें किस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन है उसको आपको अच्छी तरह से करना है। अब इसका और वाला पार्ट देखिए, ये नीचे दिया हुआ है, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्ग होकर 290 है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तो इसमें जो चीज ध्यान से देखने क्या दिया हुआ है, क्रमागत का मतलब कंसिक्यूटिव लगातार, और विषम सम और विषम पड़ा होगा 1 3 5 वाली संख्या जो होती है, और प्लस की उन्हें धनात्मक और इंटीजर पूर्णांक उनके वो ज्ञात करनी है। तो मान लो एक x है, दो का अंतर होता है इसमें, जैसे 1 3 5, दूसरा होगा x प्लस 2। अब पर्सन में क्या दिया उनके वर्गों का, वर्ग का मतलब एक पहले का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और वर्गों का योग, तो इसके पीछे प्लस करेंगे। अंतर होता तो माइनस करते हैं, यहाँ वर्ग योग दिया हुआ है तो प्लस करेंगे, बराबर 290। इसे ऐसे करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इनको हल करके 2 इसमें से कॉमन ले देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, इसमें 143 के तो 13 और 11 आ जाएंगे, तो ये 2x जगह रखेंगे 13x माइनस 11x बराबर इतना करके, इसे हल करके x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0, x प्लस 13 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 13। अभी ऊपर क्या पढ़ा हमने कि पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक है, जो धनात्मक, तो ये माइनस में माइनस का ऋणात्मक, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11 होगा, तो इसका मतलब यही x में नहीं छोड़ेंगे इसमें, तो फर्स्ट जो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 11 हो गया, और दूसरा क्या होगा उसमें 2 जुड़ जाएगा, तो 11 जमा 2 ये 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर 11 और 13, तो दूसरा फर्स्ट वाला पॉजिटिव ऑड नंबर 11 और दूसरा जो है 13 इसका आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन थे, इनमें जो भी आपको अच्छा लगे उसे करना है, और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है खूब अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के क्वेश्चन बुक में भी ढूंढो और उनकी प्रैक्टिस करो, और इससे पहली वीडियो देखने के लिए सैंपल पेपर के लिए उन्हें जो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और जल्दी हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन के बनाएंगे और स्टैंडर्ड वाले के लिए भी आपको वीडियो भेजेंगे। थैंक्स।